हेलो दोस्तों हम तैयारी के समय इस संशय से ग्रस्त रहते हैं कि आखिर हम नई वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें या पुरानी वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें। तमाम लोग तमाम बातें करते हैं, हम लोग उन बातों पे नहीं जाएंगे। बस हम लोग अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कैसे कर सके हम लोग इस पे बात करेंगे। दोस्तों, चाहे नई वाली एनसीईआरटी हो या पुरानी वाली एनसीईआरटी हो, दोनों महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, हमारे पढ़ाई की दृष्टि से। तो हम लोग इस जो श्रृंखला में ये करेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की जरूरी हैं उनको भी हम लोग इस सेशन में शामिल करेंगे और जो नई वाली एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको भी शामिल करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें ये भी करेंगे कि कक्षा 6 से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी टॉपिक पुस्तकों में, जो भी एक टॉपिक सभी पुस्तकों में रहेगा या किसी दूसरे क्लास के पुस्तकों में रहेगा, उस टॉपिक को हम एक ही साथ एक ही जगह पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे ये हो सके कि जो हमारा इतिहास पढ़ने की जो हमारी आदत है कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक कालानुक्रम के तरीके से पढ़ते हैं, उसको हम लोग फॉलो कर सके और आसानी से हम लोग उसका जो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो सके और उस एनसीईआरटी या उस चैप्टर का हम लोग सार ग्रहण कर सके। तो हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास की विषय के रूप में शुरुआत करने से सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। इतिहास चाहे हिंदी में हो कहा जाए या इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाए, इसे दोनों की उत्पत्ति का स्रोत बिल्कुल अलग अलग है। अगर हम हिंदी में इतिहास शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसका उद्भव हुआ है वह संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा के 3 शब्द हैं, इति प्लस ह प्लस आस। क्या? इति प्लस ह प्लस आस। अगर इनका हम अर्थ निकाले एक साथ तो इनका अर्थ निकलता है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था, ऐसा ही निश्चित रूप से घटित हुआ था। ये तो हो गई हिंदी वाले इतिहास की बात, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्दों से हुई थी। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी वाले इतिहास की बात। अंग्रेजी में हम इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। लेकिन ये जो हिस्ट्री है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इस हिस्ट्री की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया। क्या? एक ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है ग्रीक भाषा में, उसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान, या इसे दूसरी भाषा में कहें तो शोध का एक अर्थ होता है गवेषणा, गवेषणा से प्राप्त ज्ञान इसका अर्थ है। ठीक है, इस हिस्टोरिया का अर्थ है। तो इस हिसाब से जो हिस्ट्री है उसका एक जो तार्किक अर्थ ये निकलता है कि वैज्ञानिक शोधों से, वैज्ञानिक खोजों से जो हमें जानकारी मिलती है, जिस कालानुक्रम का निर्माण होता है, उस कालानुक्रम के अनुसार जो हम अध्ययन करते हैं, या हम ये कहें कि हम अपने वर्तमान के अतीत का जो अध्ययन कालानुक्रम में करते हैं, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ये हो गई इतिहास शब्द की बात, या इतिहास का एक हम सामान्य परिभाषा देख लिए। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे और रह जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। इस कोर्स में हम लोग या इस सेशन में हम लोग ये भी बात करेंगे, ये भी देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीजें आपकी एनसीईआरटी में नहीं है उनको भी हम लोग यहाँ पे शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो नई एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, तीनों को हम लोग फॉलो करेंगे इस सेशन में। तो अब इतिहास शब्द की बात आती है। ठीक है, इतिहास शब्द की बात आती है तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इतिहास का जो जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अच्छा, हेरोडोटस को जो इतिहास का जनक कहा जाता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है कि विश्व का प्रथम इतिहासकार भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। लेकिन प्रश्न आपसे कभी यह पूछ सकता है किसी भी परीक्षा में कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा है? तो एक दार्शनिक थे सिसरो। कौन? सिसरो। सिसरो ने सबसे पहली बार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा है। तो यहां पे 2 चीजें निकल के सामने आती हैं कि इतिहास का जनक सबसे पहली बार किसने कहा? हेरोडोटस कहा है, हेरोडोटस को सिसरो ने कहा है। और विश्व का प्रथम इतिहासकार कौन है? तो वो हेरोडोटस है। अब हम आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में अगर भारत का प्रथम इतिहासकार माना जाए तो हम लोग किसे कहेंगे? भारत का प्रथम इतिहासकार हम लोग कल्हड़ को कहेंगे। कल्हड़, आप सभी जानते हैं कि कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कल्हड़ ने पुस्तक लिखी थी
तरंगिणी, कौन सी पुस्तक लिखी थी? राज तरंगिणी। और राज तरंगिणी को हम लोग कश्मीर का इतिहास भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम क्या है? कश्मीर का इतिहास के रूप से भी इसे संबोधित करते हैं। राज तरंगिणी लिखी थी। ठीक, तो ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं। जो ये इतिहास का सामान्य विभाजन हम लोग देख रहे हैं, इतिहास का सामान्य विभाजन हम लोग ये देख रहे हैं, ये हम लोग लिखित साक्ष्यों की उपस्थिति और पुरातात्विक साक्ष्यों की उपस्थिति के आधार पे हम लोग देख रहे हैं। ये पूरे विश्व में जो जहां कहीं का भी इतिहास हो, चाहे आप चीन का इतिहास पढ़ें, चाहे आप यूरोप का इतिहास पढ़ें, चाहे आप एशिया का इतिहास पढ़ें या आप भारत का इतिहास पढ़ें, कुछ तथ्यों में बस हेर फेर है, बाकी सामान्य विभाजन यही है। 3 प्रकार से विभाजित किया गया है सामान्य इतिहास को: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके विभाजन का आधार क्या है? इसके विभाजन का आधार बहुत ही रोचक है। साक्ष्यों की उपलब्धता। किन प्रकार के साक्ष्यों की उपलब्धता? तो लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक, सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा समय हमारे अतीत का ऐसा समय जहां पे लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि अगर लेखन कला का विकास नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे लिखित साक्ष्य वहां पे नहीं होंगे, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है कि लिखित साक्ष्य न होने के बावजूद भी वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य हो। अब पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं? जो पुरातत्वविद होते हैं, मतलब जो किसी भी ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई वगैरह करते हैं, वहां का अध्ययन करते हैं, वहां से प्राप्त सामग्रियों के आधार पे वो पुरातत्व के रूप में ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को परिभाषित करते हैं जो किसी भी स्थान के उत्खनन से प्राप्त होती हैं। ठीक, तो ऐसा समय, हमारे अतीत का ऐसा समय जहां पे कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, अर्थात कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, लेकिन पुरातात्विक सामग्री कुछ भी उपलब्ध है और उसके आधार पे हम लोग उस काल का अध्ययन करते हैं। तो इसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के कुछ उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या है? स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। ठीक, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब क्या है? ये सब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब स्टोन एज को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है पुरातात्विक उपस्थिति के आधार पर। अगर हम लोग स्टोन एज के कालानुक्रम की बात करें या इसके समयावधि की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 5 से 6 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 1000 BC के आसपास रहा है। और इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। सबका काल विभाजन अलग अलग है। जब ये टॉपिक आएगा तो उस समय हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में किस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध रहे? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेखन कला का विकास तो हुआ है, लेकिन वो जो लिखा गया है उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं या उसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं। इस कारण जो भी लिखा गया है वह क्या लिखा गया है, उसका सही अर्थ क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब लिखित चीजों से हमें कुछ भी जानकारी जिस काल के बारे में नहीं मिलती, और इस समय भी हम केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर रहते हैं। तो इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को कई बार सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इसी को कई बार सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन पुरातत्व में एक सिद्धांत ये है कि किसी भी सभ्यता का जो पता या जानकारी सबसे पहले जिस स्थल से होती है उस सभ्यता का नाम उसी स्थल पे रख दिया जाता है। इसी कारण इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो संकेंद्रण है वह सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्रों में है। चलिए, दूसरा जो है वैदिक सभ्यता। क्या? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। अब हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण जो है काल पे, तीसरे महत्वपूर्ण विभाजन पे, जिसे कि हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगर हम ऐतिहासिक काल को परिभाषित करें
तो यह ऐसा काल है जहां पे कि लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों से हमें जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। कहने का मतलब ये कि जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है उसका सही अर्थ हम लोग पता लगा पा रहे हैं, उसे पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो पुरातत्व है उस काल के, उससे भी हमें जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार के काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहेंगे। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल की समयावधि क्या है, तो लगभग 6ठी शताब्दी बीसी से लेके, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म के पहले का समय बिफोर क्राइस्ट होता है, उसे बीसी कहते हैं। और ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म से लेकर उसके बाद के समय को एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक, इस पे भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी का हिस्सा है, एनसीईआरटी में उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो 6 सदी बीसी से लेकर के वर्तमान तक। तो अभी अगर आपसे कोई पूछे कि आप 2023 में रह रहे हैं तो आप इन तीनों कालों में, इन इतिहास के इन तीनों कालों में आप किस समय में रह रहे हैं, तो आप कहेंगे हम ऐतिहासिक काल में रह रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो जो प्राचीन इतिहास है, अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें क्या क्या जो है कि कहां से कैसे कैसे जानकारी मिलती है। कहने का मतलब यह है कि हम इसके अध्ययन स्रोत की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत हो गई और साहित्यिक स्रोत हो गई, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। और जब हम ये ऐतिहासिक काल की जब हम इतिहास के स्रोत की बात कर रहे हैं तो पुरातात्विक स्रोत जो है यह आपके स्टोन एज से लेकर के अब तक देखेंगे 2023 तक। कहने का मतलब यह है कि हम लोग तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्टोन एज से लेकर जो प्राचीन भारतीय इतिहास की एक सामान्य अवधि मानी जाती है कि हर्ष के शासन काल के आसपास तक, ठीक है, हम लोग उस समय तक का इसमें अध्ययन करेंगे। और जो साहित्यिक स्रोत है यह जो है 6 सदी बीसी से यह आरंभ होती है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक, पुरातात्विक स्रोत में किसे किसे शामिल करते हैं, किन किन चीजों को शामिल करते हैं, तो चित्रकला को शामिल करते हैं। चित्रकला की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे जो प्राचीनतम शैल चित्र है, विश्व का जो सबसे प्राचीनतम शैल चित्र है वह पाया गया है मिर्जापुर के सुहागी घाट से। कहां से? मिर्जापुर के सुहागी घाट से। और वो किस काल का चित्र था? तो वह चित्र मध्यपुरा पाषाण काल का था। किस काल का था? मध्यपुरा पाषाण काल का था। लेकिन यहाँ पे ये एक तथ्य हमें ध्यान रखना है कि जो सबसे प्राचीनतम चित्र पाया गया है, सबसे पहला पाया गया है मध्यपुरा पाषाण का, मिर्जापुर से पाया गया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे प्राचीनतम भारत में अगर चित्रकला के विकास की बात करी जाए तो वह उच्च पुरा पाषाण काल से शुरू होता है, भीमबेटका वगैरह की गुफाओं से। ठीक, चलिए उस समय हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे जब हम लोग उन कालों का अध्ययन करेंगे। दूसरा, मूर्ति हो गई। हम सभी जानते हैं अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति या टेराकोटा निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं, सामान्य तौर पे हम सभी जानते भी हैं। इमारत हो गए उस समय के मकान हो गए, भग्नावशेष हो गए, ठीक है, गर्तावास हो गए जो कि कश्मीर के क्षेत्र की विशेषता रही है, या आप समझ लीजिए कि मेहरगढ़ के मकान हो गए, सबसे पहले स्थायी रूप से वहीं पे निवास करना शुरू किया गया था। उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है। चूंकि यह माना जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की तमाम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हड़प्पा के लोगों ने अपने पूर्वज मोहनजोदड़ो के लोगों से ही सीखा है। ठीक, मुहर हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोतों को एक तरीके से हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं सामान्य तौर पर अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहले तो हो गई भारतीय साहित्य, दूसरा हो गया विदेशी साहित्य या विदेशी लेखकों द्वारा या विदेशी यात्रियों द्वारा दिया गया विवरण। 2 भागों में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत को विभाजित कर दिया। अब ये जो भारतीय साहित्य है इसको भी हम लोग कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं 3 भागों में हम लोग इसे विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। पहला हो गया धार्मिक साहित्य,
दूसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य या लौकिक साहित्य, अच्छा धार्मिक साहित्य को कभी कभी अलौकिक साहित्य भी कहते हैं। क्या? अलौकिक साहित्य। अलौकिक साहित्य किसे कहते हैं, या इनमें किन विषयों का समावेश रहता है? जो कि आप समझ लीजिए कि जो कि एक तरीके से ईश्वरीय चीजें हैं, या जिन पे ऐसी वस्तुएं, ऐसे विषय क्षेत्र जिन पे कि मानव का अधिकार नहीं है, मानव का वश नहीं है, और वो प्रकृति के द्वारा या ईश्वर के द्वारा वो घटित करी गई हैं, उनसे संबंधित चीजों को, उनसे संबंधित जो साहित्य है, उनसे संबंधित जो बातें हैं, उनको हम लोग धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। धर्मनिरपेक्ष या लौकिक साहित्य, जिनमें कि इन धर्म संबंधी विषयों का, ईश्वर संबंधी विषयों का समावेश नहीं है, इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऐतिहासिक साहित्य और ऐसे साहित्य जिसमें कुछ संतों की जीवनियां वगैरह हैं, तो जीवनी साहित्य। एक तीसरी श्रेणी जो है सामान्य रूप से विभाजित कर दी जाती है, संगम साहित्य है। संगम साहित्य है, और हम सभी जानते हैं कि जो संगम काल के इतिहास से संबंधित टर्मिनोलॉजी या उससे संबंधित तथ्य आजकल यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और सामान्य तौर पे ये जो संगम पीरियड होता है, ये बहुत ही वहाँ के नाम चूंकि इतने क्लिष्ट हैं, इस कारण हम उसे जो है जल्दी याद नहीं कर पाते। तो हम लोग जब संगम साहित्य पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में हम लोग उस समय और विस्तार से देखेंगे कि संगम साहित्य के अंतर्गत क्या आता है। अच्छा, धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें ब्राह्मण साहित्य हो गए, बौद्ध साहित्य हो गया और जैन साहित्य। कहने का मतलब कि जो वैदिक धर्म से संबंधित जो साहित्य है वो हो गया, बौद्ध धर्म से संबंधित जो साहित्य है जिनमें धार्मिक विषयों का समावेश है वो हो गया इसमें, जैन धर्म से संबंधित जिन साहित्यों में धार्मिक विषयों का समावेश है वो धार्मिक साहित्य में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम विदेशी साहित्य की बात करें तो यूनानी रोमन साहित्य, यूनानी रोमन लेखकों के द्वारा लिखे गए साहित्य, लिखे गए विवरण, ये विदेशी साहित्य के एक हिस्से के रूप में जाना जाता है। चीनी लेखकों या चीनी यात्रियों के द्वारा लिखे गए विवरण को भी इसमें हम लोग देखते हैं। तिब्बती लेखक द्वारा दिए गए विवरण को ही जो है कि विवरण को भी इसमें हम लोग देखते हैं। एक तिब्बती लेखक जो है महत्वपूर्ण है, आप लोगों भी नाम सुना होगा, लामा तारानाथ। कौन? लामा तारानाथ। और अरबी या मुस्लिम यात्रियों के या लेखकों के दिए गए विवरण को भी हम लोग विदेशी साहित्य में शामिल करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने इन लेखकों का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है या उनके पुस्तकों के बारे में जानकारी नहीं दी हुई है। रीजन बीइंग कि वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक का नाम लेना और उसके लेखक के बारे में बता देना, बस केवल यहीं पे मैं भी करता और आप घर पे आप भी करेंगे, ठीक। तो वो आप कहीं से पढ़ सकते हैं, इसलिए उस चीज को हम लोगों ने इसमें शामिल नहीं किया है ताकि समय की बचत हो। चलिए आगे चलते हैं। एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं कुछ ग्रंथों की, ठीक। अगर हम लोग वेदों की शुरुआत की बात करें, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 1500 है, बीसी है, ये बीसी की बात हो रही। तो आप देख रहे होंगे ये जो वेद है इधर बहुत हल्का, लेकिन यहाँ से 1500 से बहुत ही एक तरीके से डार्क होता गया है, और आप देखेंगे ये जो रेखा आ रही है, आप देखेंगे 500 बीसी तक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेदों की रचना काल है, जो सबसे प्राचीनतम काल है, वह सामान्य तौर पर एक सहमति है, एक साझी सहमति है इतिहासकारों में कि 1500 बीसी के आसपास शुरू हुआ था ऋग्वेद का काल। ऋग्वैदिक काल इसीलिए 1500 से 1000 तक माना जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो उत्तर वैदिक काल माना जाता है वह 1000 से लेकर के 600 तक माना जाता है। 1000 से लेकर के 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। लेकिन अगर हम रचनाओं की बात करें, वैदिक साहित्यों की रचनाओं की, तो वह 500 बीसी तक आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से तमाम ग्रंथ है। वेदांगों की जो रचना हुई वह लगभग 600 बीसी से शुरुआत हुई और लगभग 300 बीसी तक चली थी, 200 बीसी तक यह लगभग चली थी, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं धर्म सूत्रों की शुरुआत भी हम लोग देखें तो 600 बीसी से हुई थी, और साथ ही साथ स्मृतियों की, साथ ही साथ जो है कि त्रिपिटक की शुरुआत भी यहीं से हुई थी 600 बीसी से, और ये भी चले थे लगभग 300 बीसी तक। तो इस तरीके से आप अपने पुस्तक में पढ़ सकते हैं।
इसीलिए इन सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया कि ये सामान्य सी चीज़ें हैं और सभी पुस्तकों में मिलती हैं और हम सभी इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, विभाजन जो काल का किया गया है इतिहास में, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि वो जो सामान्य विभाजन था उस पर सबकी सहमति है, लेकिन भारतीय इतिहास को सबसे पहले किसने विभाजित किया, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए। सबसे पहली बार 1817 में, कब? 1817 में स्कॉटिश एक दार्शनिक थे जेम्स मिल। 1817 में एक स्कॉटिश दार्शनिक थे जेम्स मिल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने, जेम्स मिल ने सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया और इनके जो विभाजन का आधार रहा वह मुख्यतः धर्म केंद्रित रहा, मुख्यतः धर्म केंद्रित रहा। इन्होंने भारतीय इतिहास के पहले काल को इन्होंने क्या कहा? हिंदू काल कहा। क्या कहा? हिंदू काल कहा। दूसरे काल को कहा इन्होंने मुस्लिम काल कहा और तीसरे काल को इन्होंने ब्रिटिश काल कहा। ठीक, तो हमें यह तथ्य याद रखना है किसने किया था? जेम्स मिल ने सबसे पहली बार विभाजित किया था भारतीय इतिहास को 1817 में। 3 हिस्सों में विभाजित किया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। किस पुस्तक में विभाजित किया था? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में शामिल है। आप जब पुस्तक खोल के देखेंगे तो आपके पहले चैप्टर में ये सब चीजें हैं। ये सब नई वाली एनसीईआरटी की बात हम लोग अब कर रहे हैं। ठीक, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? ये टर्म्स हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक अवशेष जो होते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पुरातत्वविद। अब पुरातात्विक अवशेष के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसके पहले, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पुरातात्विक वस्तुएं क्या होती हैं। चित्रकला हो गया, इमारत हो गया, मुहर हो गया, सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, ये सब क्या है? पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इन सभी चीजों का अध्ययन, इन सभी चीजों के अवशेषों का अध्ययन जो करते हैं उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, अच्छा चलिए, ये तो पुरातत्वविद हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण टर्म है वह इपिग्राफी है। आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि इपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र क्या है। तो अभिलेखों का, जो विशेष तौर पे जो केवल अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरालेख शास्त्री कहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर हम इंग्लिश में कहें तो इपिग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिग्राफर। ये केवल और केवल अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो पुरातत्वविद होते हैं वह अभिलेखों का अध्ययन वो भी करते हैं, लेकिन अगर एक खास नाम उनको दिया जाए, एक खास नाम दिया जाए तो उनको इपिग्राफर कहते हैं, जो अभिलेखों के अध्ययन में जिनकी विशेष दिलचस्पी होती है। सिक्कों का अध्ययन भी होता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्राओं का अध्ययन उसमें किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, नोट का अध्ययन किया जाता है। तो ये मुद्रा शास्त्र हो गया। एक और जो महत्वपूर्ण टर्म है एनसीईआरटी में, पांडुलिपि, जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। पांडुलिपि क्या होती है? मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? तो आप बहुत सामान्य भाषा में अगर हम लोग समझे तो आप लोग नोट्स बनाते होंगे, मतलब हाथों से लिखते होंगे। तो जो मूल रूप से जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो हाथ से आप लिख रहे हैं, उसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पांडुलिपि है, मैन्यूस्क्रिप्ट है। ठीक, कभी कभी आप समाचारों में सुनते होंगे या खबरों में सुनते होंगे, जिनकी साहित्य में विशेष दिलचस्पी होती है कि फला राइटर की ये पांडुलिपि है, फला राइटर की ये पांडुलिपि वहाँ पे गई है, वहाँ पे प्रूफ रीडिंग किया जा रहा है। तो वो हाथ से जो लिखा गया होता है, जो कि पब्लिश नहीं होता है, जिस पे जो हस्तलिखित होता है, उसे हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था, जबकि लेखन कला का विकास हो गया था। तो उस समय तो कागज थे नहीं, क्योंकि कागज का सबसे पहले जो विकास हुआ था वो चीन में हुआ था। तो उस समय तो भारत में कागज थे नहीं। तो भारत में किन पे लिखा जाता था? ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था, भोज पत्रों पे लिखा जाता था और ताल पत्रों पर लिखा जाता था। ताड़ पत्र, भोज पत्र और ताल पत्र। अब ताड़ पत्र क्या है? ये ताड़ जो पौधा होता है उसके पत्ते होते थे। भोजपत्र, भुर्ज नामक पेड़ के पौधे के पत्ते होते थे, उन पे लिखा जाता था। और ये जो ताल पत्र हैं, ये जो खजूर होता है ना, खजूर के पत्तों पे लिखा जाता था। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है हम सबको कि जो ताड़ पत्र है और जो ताल पत्र है,
इन दोनों में अगर बात किया जाए कि जो सबसे विशेष तौर पे जो लेखन होता था, जो सबसे अधिक समय तक सुरक्षित रहता था, कई कारणों से वो लंबा होता था, बड़ा होता था, उस पर बड़ा स्पेस मिलता था लिखने के लिए, तो वो तालपत्र था, वह तालपत्र था। ठीक। और जो ये मिलते हैं, जो पुराने मिलते हैं, ये जो पांडुलिपियां पुरानी मिलती है, प्रायः मंदिरों से प्राप्त होता है। ठीक है, विहारों से प्राप्त होता है, चाहे वो बौद्ध विहार हो, जैन विहार हो, वहां से ये प्राप्त होता है। तो पुराने, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जो पुराने हस्तलिखित हैं, हस्तलिखित जो लेख मिले हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि जो पांडुलिपि मिली हुई है, जो ताड़पत्र मिले हुए हैं, वो प्रायः मंदिरों, विहारों इत्यादि से प्राप्त होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रायः कहाँ से प्राप्त होते थे? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होते थे। अब ये जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हम लोगों ने देखा, ऐतिहासिक स्रोत जो है, पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, ये सब जो हम लोगों ने देखा, या फिर भारतीय इतिहास, भारतीय स्रोत या विदेशी स्रोत, ये सब देखा। इसका काम क्या है? इन सभी स्रोतों की सहायता से एक अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है। जब अतीत का पुनर्निर्माण किया गया, मतलब एक कह सकते हैं एक पास्ट का निर्माण किया जाता है वैज्ञानिक तौर पे। कई बार यह प्रश्न उठता है कि जो अतीत है, जो अतीत का अध्ययन है, वह इतिहास, साहित्य है या विज्ञान है। हर एक विषय में ऐसी चर्चा होती है। तो और हर विषय वाले अपने आप को विज्ञान बताते हैं, कोई अपने आप को साहित्य नहीं बताता। तो इतिहास के बारे में एक बहुत ही एक कह सकते हैं जो सबकी जिस पे एक सहमति है, आम सहमति ये है कि ऐसे समय काल जहां से कि कोई भी वैज्ञानिक जानकारी, वैज्ञानिक शोध के द्वारा उस समय की जानकारी नहीं मिल पाती, इतिहास का वह हिस्सा या अतीत का वह हिस्सा साहित्य का हिस्सा होता है। लेकिन जिस हिस्से की जानकारी हमें वैज्ञानिक स्रोतों से प्राप्त होती है, अगर हम वैज्ञानिक स्रोतों की बात करें तो जो है रेडियोधर्मी काल निर्धारण हो गया, कार्बन 14 के द्वारा काल निर्धारण हो गया, ये सब जो है ये सब वैज्ञानिक स्रोत होते हैं काल निर्धारण के। ठीक। तो इन आधार पर, वैज्ञानिक स्रोतों के आधार पर जिस हिस्से का काल निर्धारण कर लिया जाता है, वह हिस्सा विज्ञान का हिस्सा हो जाता है। तो ये जो है कि डाइकोटोमी चलती रहती है, हर विषय में चलती है, हर विषय अपने आप को विज्ञान बताते हैं, ये जान लीजिए। और हर विषय ये आपको बताएगा कि तमाम विषय उसी से निकले हुए हैं, तमाम जो सब्जेक्ट हैं उसी विषय के अन्य ब्रांच हैं। तो ये हर विषय में होता है, इस पर बहुत अधिक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इन विभिन्न स्रोतों की सहायता से जब हम लोगों ने एक अतीत का पुनर्निर्माण किया, जहां की जानकारी हम लोग साइंटिफिक मेथड के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, वह इतिहास का वह हिस्सा होता है जो कि वैज्ञानिक हिस्सा होता है। जहां की जानकारी हम लोग साइंटिफिक स्रोतों से नहीं मिल पाती, हम तो वहां पे एक हम तर्क के द्वारा, तार्किक तौर पर एक हम पुराने चीजों का अध्ययन करते हुए एक कथा का निर्माण करते हैं, एक जो है कहानी का निर्माण करते हैं। मतलब बिना सिर पांव की कथा या बिना सिर पांव की कहानी नहीं, साक्ष्य भले नहीं मिले हैं, लेकिन वो कहानी जो होती है, वो कथा जो होती है, बहुत ही तार्किक होती है। ठीक है, बस उन्हें पुष्टि की आवश्यकता होती है। अंतर बस केवल इतना है कि वो एक तार्किक कथा होती है, हाइपोथेसिस होती है, और उसे पुष्टि की आवश्यकता होती है। तो उस हिस्से को हम लोग साहित्य, लिटरेचर के रूप में रखते हैं। तो जब ये अतीत का पुनर्निर्माण किया गया, तो उसमें देखा गया कि जो विभिन्न हिस्से हैं, विभिन्न लोग हैं देश के या किसी भी जगह के, वहां पे उनमें किसी भी विशिष्ट साझी अतीत का अभाव रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हैं, आप हैं, तो हमारा एक अलग अतीत है, आपका एक अलग अतीत है। इतिहास को हम अतीत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अतीत इतिहास के संदर्भ में बात करी जा रही है। देश के एक हिस्से का अतीत कुछ अलग है, दूसरे हिस्से का अतीत कुछ अलग है। जब हम लोग पाषाण काल के बारे में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ हिस्सों में जो है कि पाषाण काल में कुछ हिस्सों में कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो साउथ में जो है हैंड एक्स मिलता है, नॉर्थ में चॉपर चॉपिंग मिलता है पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में। ठीक है, नव पाषाण काल में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि मेहरगढ़ वगैरह का क्षेत्र था, वहां पे नव पाषाण काल की शुरुआत
लगभग 7000 आसपास के 7000 बीसी के आसपास शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं साउथ में आते हैं तो 2500 बीसी के बाद वहाँ पे लगभग विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले क्षेत्रों में नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो इस हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी हिस्से में किसी भी जो है लोगों के समूहों के विशिष्ट साझे अतीत का अभाव रहा है। तो आपसे प्रश्न यह पूछे कि प्राचीन काल में किसी भी विशिष्ट साझे अतीत का अभाव था, तो बिल्कुल सही कथन है, ये जान लीजिए। अगर हम दूसरा देखें तो प्रत्येक समुदाय की, यहाँ पे समुदाय प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की, ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों के आधार पे उनके अपने निजी अतीत थे, उनके अपने निजी अतीत थे। अब देखिए, अब यहाँ पे नई और पुरानी एनसीईआरटी की बात हम लोग यहाँ पे एक देख लें। जो पुरानी एनसीईआरटी है, जो पुरानी एनसीईआरटी है, वह विशेष तौर पे जब आप लोग देखेंगे तो विशेष तौर पे वह मतलब हम लोग वाम पंथ और कोई किसी अलग पंथ से अलग हम लोग तार्किक बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे मुख्यतः फैक्ट का समावेश है, वहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट मिल जाते हैं। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलता है कि आखिर जो अतीत है, आखिर जो हिस्ट्री है, इसमें परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, परिवर्तन की इस परिवर्तन की प्रक्रिया क्या रही। तो जो कॉन्सेप्ट वाला हिस्सा है वो नई वाली एनसीईआरटी से हम लोग लेंगे, और जो फैक्ट वाला हिस्सा है वह हम लोग पुरानी एनसीईआरटी से ग्रहण करेंगे। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि निजी अतीत का जो है कि सबके अपने निजी अतीत थे, सबके अलग अलग अतीत थे, किसी का भी साझा विशिष्ट अतीत नहीं था। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ तिथियों के बारे में देखेंगे और संवत के बारे में देखेंगे। परीक्षा में यहां से पूछा जाता है, एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, दूसरे पुस्तक से लेकर पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक से। जो बीसी को कहते हैं हम लोगों ने पहले देखा था, तो विषय चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का हिस्सा, इसलिए हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। कई बार बीसी को बीपी भी कहते हैं, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट भी कहते हैं, कई बार बीसीई भी कहते हैं, मतलब बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा भी कहते हैं। कुल मिला के ये जो तीनों टर्मिनोलॉजी है, इनका एक साधारण सा अर्थ है जो हमें समझ लेना है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के अवधि को, पूर्व के समय को, पूर्व के वर्षों को हम लोग बीसी भी कह सकते हैं, बीसीई भी कह सकते हैं, बीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत अधिक उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न विभिन्न इतिहासकार विभिन्न विभिन्न शब्दों का चयन करके अपना लेखन करते हैं। अब हम आते हैं एडी पे, जिसे हिंदी में ईस्वी कहते हैं और इंग्लिश में एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी को कई बार हम लोग कॉमन इरा भी कहते हैं, सीई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीई भी कहते हैं। सामान्य सा समझ ये है कि इसे हम लोग कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से आरंभ ये होता है। मतलब यह माना जाता है कि पहली ईस्वी सन को ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो पहली ईस्वी सन से हम लोग जब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरी तीसरी ईस्वी सन, चौथी ईस्वी सन, इसी प्रकार से 2000वीं ईस्वी सन, 2023वीं ईस्वी सन, तो ये हम लोग एडी में जीवन जी रहे हैं। इसके साथ एडी लगेगा। अगर ऐसे समझे, थोड़ा और आसान करके समझे, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा जीरो, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की ओर हम लोग जाते हैं तो -1, -2, -3 इस तरीके से इधर हम लोग जाते हैं। ठीक, और इधर जाते हैं तो +1, +2, +3 इस तरीके से जाते हैं। लेकिन इतिहास में एक चीज ध्यान रखिए, ये तो गणित की बात हो गई। ठीक, इतिहास में ये चीज ध्यान रखिए कि शून्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, शून्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो जब यहाँ पे पहली सदी में यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होता है पहली सदी ईस्वी में, और इसके पहले के जो भी घटनाक्रम हैं उन घटनाक्रमों के साथ बीसी या बीसीई या बीपी लगेगा। ठीक, लगेगी। और ईसा मसीह के जन्म से लेकर आपके जन्म तक, हमारे जन्म तक, हमारे बाद के आने वाले पीढ़ियों के जन्म तक, सबके साथ क्या लगेगा? एडी लगेगा, एनो डोमिनी लगेगा या सीई लगेगा, कॉमन इरा लगेगा। चलिए आगे चलते हैं।
इसी से संबंधित एनसीईआरटी में एक और बात कही गई है, महत्वपूर्ण संवत रूपांतरण, महत्वपूर्ण संवत रूपांतरण, और इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने भी बात कही है और यहां से ही सबसे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से सबसे कठिन प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, एक ईस्वी सन ले ले, एक ईस्वी सन ले ले, अगर हम लोग इस वर्ष को ले 2023 को ले, ठीक है, इस समय 2023 एडी चल रही है, और हम लोग शक संवत की बात करेंगे और हम लोग इसी के साथ विक्रम संवत को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जो सिद्धांत है या गणितीय सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं, जो कि अलबरूनी ने बताया है, इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि शक संवत से, किससे, शक संवत से ईस्वी संवत तक, ईस्वी सन तक आने के लिए, शक संवत से ईस्वी सन तक आने के लिए हमें शक संवत में 78 जोड़ना पड़ता है। क्या 78 वर्ष जोड़ना पड़ता है, 78 ईयर्स हमें एड ऑन करने पड़ते हैं शक संवत में। चलिए, तो लेकिन अगर हम लोग एडी से, ईस्वी सन से अगर हम लोग को शक संवत प्राप्त करना होगा तो इसमें से -78 ईयर्स करना होगा। तो अगर हम लोग 2023 में से -78 करेंगे तो 1945 आएगा। तो इस समय क्या चल रहा है, 1945 तक संवत चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग विक्रम संवत की ओर जाएंगे तो ईस्वी सन में से सॉरी, अगर हम लोग को विक्रम संवत, ईस्वी सन से विक्रम संवत प्राप्त करना होगा तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 57 जोड़ना पड़ेगा, 57 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग 2023 एडी में रह रहे हैं, अगर हम लोग एडी में रह रहे हैं, अगर हमें ये जानना हो कि हम किस विक्रम संवत में अभी रह रहे हैं, तो 2023 में हमें प्लस 57 ऐड ऑन कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2080, मतलब हम लोग 2080 विक्रम संवत में रह रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर कभी विक्रम संवत से एडी निकालना हो, कभी विक्रम संवत से एडी निकालना हो, तो विक्रम संवत की अवधि में से -57 कर देंगे, -57 वर्ष कर देंगे। जो वर्ष प्राप्त होगा वह ईस्वी सन होगा, वह एडी होगा। तो अगर हम 2080 में से -57 करेंगे तो हमें 2023 प्राप्त होगा। तो ये हो गया। अच्छा, अलबरूनी एक इतिहासकार थे, अलबरूनी एक मुस्लिम यात्री या मुस्लिम इतिहासकार थे, हम ये कह सकते हैं। इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि जो शक संवत है और जो गुप्त संवत है, इसमें 241 वर्षों का अंतर है। कितने वर्षों का अंतर है, 241 वर्षों का अंतर है। और जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है उसमें 135 वर्षों का अंतर है। ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि अलबरूनी ने शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर बताया है। अलबरूनी ने शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर बताया। ये सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शक संवत और विक्रम संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर, शक संवत और गुप्त संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर, और किस तरीके से अंतर निकालना है हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसे याद भी रखें, बहुत सामान्य सी चीज है, 135, 241 सब याद रख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप इस मेथड का प्रयोग करके इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संवत वगैरह के बारे में देखेंगे जो कि परीक्षा में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग बुद्ध संवत के बारे में बात करेंगे, जैन या वीर निर्वाण संवत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मौर्य संवत के बारे में बात करेंगे, कृत मालव या विक्रम संवत के बारे में बात करेंगे। तमाम हम लोग इस पे संवतों पे बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे ऐसे चलेंगे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।